ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्ध देव तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा में। और वरुण एस्ट्रो हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो नित्य प्रस्तुत हुआ करता है, इसका लघु रूप हमने अलग से पोस्ट कर दिया है। तो दैनिक पंचांग यह 5 भागों में हम प्रस्तुत नित्य किया करते हैं, और आपके सुझाव के अनुसार ही लघु रूप इसका प्रस्तुत भी नित्य हम किया करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुआ है, हम जो करते हैं अतिरिक्त पंचांग से लेते हैं, और छवि गूगल से ली गई है। और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग की उपयोगिता आज के दिनों में काफी है, और सबसे पहले ज्ञान वर्धन के लिए भी है। क्या हम अगर सीख जाए और तब हम अपने कर्मों में कुछ हल्का सा परिवर्तन कर, ज्यादा नहीं, हम सूत्रता ला सकते हैं। और यही पंचांग का मुख्य कार्य है कि आपके जीवन में सूत्रता बनी रहे और अशुभता बिल्कुल नगण्य हो नहीं रहे। तो हम देर विलंब न करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने दैनिक पंचांग के पहले भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। यहाँ यह आज के पंचांग के बारे में बताता है, साथ ही साथ ग्रहों के गोचर की स्थिति। दिनांक 30 अप्रैल 2025, माह बैसाख, शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:14 पर, सूर्यास्त 6:20 पर, दिशा सोलोत्तर। फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक: वार बुधवार, तिथि अपराह्न 2:12 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र अपराह्न 4:18 तक रोहिणी, उसके बाद वृक्षिरा। योग दिन के 12:02 तक शोभन, उसके बाद अतिगंठ। करण अपराह्न 2:12 तक गर्भ, उसके बाद बनी जो कि मध्य रात्रि 0:43 तक रहेगा, और तत्पश्चात वृष्टिभद्रा। ये है हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का वास देखें तो शिव का वास आज सभा स्थल पर तथा क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल अपराह्न 1:26 से 2:52 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 5:14 यानी आज के सूर्योदय से 5:13 तक, यानी कल के सूर्योदय तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। रवि योग संध्या 4:18 से 5:13 तक, यानी संध्या 4:18 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त 1:58 से 2:50 तक। गोधूली बेला संध्या 6:19 से 6:40 तक, और निशिता मुहूर्त 11:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:47 से 1:25 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:09 से 11:47 तक। यमगंड प्रातः 6:52 से 8:30 तक। वर्ज्य मुहूर्त 9:07 प्रातः से 10:33 तक, और पुनः वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 9:26 से 10:55 रात्रि तक। भद्रा देर रात्रि 0:43 से 5:13 तक, यानी कल के सूर्योदय तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो
आज जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है, यहाँ यह बताते हम चलें कि यह पंचांग स्थानीय समय पटना के समय का है और ग्रहों के गोचर की स्थिति प्रातः 5 बजे का है। चंद्रमा मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी उसी राशि में है जहां कल थे। हाँ, चंद्रमा का राशि परिवर्तन आज होने वाला है। इस प्रकार यदि हम कहें तो मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 5 ग्रह हैं। सूर्य और शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष राशियों में बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह और अन्य शेष राशि में सूर्य और शनि को छोड़कर एक एक ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है क्योंकि बृहस्पति देव शुक्र की राशि में है और शुक्र देव बृहस्पति की राशि में है। अब हम देखते हैं ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध। चूंकि ग्रह के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह फल देते हैं। और नक्षत्र कैसा फल देंगे यह हम नौ तारा चक्र से देखा जाता है। ग्रहों का गोचर में नक्षत्र में जहां है वहां से कैसा फल देंगे यह हम नौ तारा चक्र से देखे जाते हैं, जिसका विवरण अगले भाग में हम करेंगे, दूसरे भाग। तो आज 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपने अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रदेव रोहिणी में, बुध देव रेवती में और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में। और इसलिए ये शक्तिशाली भी है। चंद्रमा मन के कारक, बुद्ध देव बुद्धि के कारक और शनि देव आपके पराक्रम, मेहनत मेहनत के कारक। विशेष फल आपके ग्रहों में गोचर की स्थिति, कहां पर गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली से कितनी दूरी पर है, अष्टक वर्ग में कितना बिंदु है और साथ ही साथ नौ तारा चक्र में वे क्या फल दे रहे हैं, इससे ये सब पर निर्भर करता है। तो नक्षत्रों के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 1 ग्रह है और स्वर नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। इस प्रकार हम देखें तो राहु केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और इसलिए वे स्वतंत्र ग्रह हैं। शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह और शेष राहु शेष ग्रह राहु और ये केतु को छोड़कर शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और शेष जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो इस प्रकार आज के पहले भाग की प्रस्तुति यहां समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं, यहाँ यह बताते चले कि चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन होने वाला है और वह 3:15 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा जब वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। साथ ही साथ 4:18 पर उनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा जब वे अपने स्व नक्षत्र से मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो ये रहे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो तारा बल है, जिसे तारा बल के नाम से जाना जाता है। और यह तारा बल नौ तारा चक्र का ही एक रूप है। नौ तारा चक्र जो यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार देखा जाता है।
यहाँ फिर बता दें, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, वो नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार इसको हम देखते हैं और इसे नवतारा चक्र कहते हैं। इस पर चूंकि इसकी उपयोगिता काफी अधिक है, नवतारा चक्र की जो व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं, जीवन में मिलने वाले सुख, समस्या तथा दशा, गोचर और विभिन्न लोगों से संबंध, ये सभी हम नवतारा चक्र से ही देखते हैं। और यदि नवतारा चक्र से देखकर हमें पहले से पता चल जाए कि यह अवधि हमारे लिए कुछ कठिन हो सकते हैं, तो हम मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पर अलग से वीडियो विस्तार से डाला है। और आपके सुझाव के अनुसार जब सुझाव आया है कि प्रैक्टिकल वीडियो भी एक डाले जाए, तो कुछ हम प्रैक्टिकल वीडियो भी डालें। और यह जो चार्ट हमने अभी रखा है यहाँ, यह भी एक नवतारा चक्र का ही रूप है, जिसे ताराबल कहा जाता है। हम यदि देखना चाहें किसी व्यक्ति का संबंध हमारे साथ कैसा है, तो चंद्रमा के स्थान पर उस व्यक्ति का नक्षत्र रखें, इस टेबल से पता चल जाता है, इस सूची से आप निकाल सकते हैं। तो यहां संक्षेप में हम बता देते हैं कि कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, और 27 नक्षत्र का चूंकि ग्रह, नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं, कुल 27 नक्षत्र ही हुआ करते हैं और 9 ग्रह ही हैं मात्र। तो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, इनका स्वामित्व किस किस ग्रह को कौन कौन नक्षत्र का दिया जाए, इसके लिए ग्रहों को महादशा के क्रम के अनुसार रखा गया। और नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर 3 श्रेणी बनाए गए। पहला से 9 तक एक श्रेणी, दूसरा 10वां नक्षत्र संख्या से 18वां नक्षत्र संख्या तक दूसरा समूह, और तीसरा श्रेणी जो बना वह 19वां से 27वां तक बना। और प्रत्येक श्रेणी में से या ग्रुप में से कहें, एक एक पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, इसका स्वामित्व महादशा के पहले ग्रह को दिया गया। यही नवतारा चक्र है। और साथ में अब उसी तरह से अगर कहें तो 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र का समूह का स्वामित्व मंगल को दिया गया। इसी तरह 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र समूह का स्वामित्व रेवती को दिया गया, बुध को दिया गया। फलित कैसे करते हैं, ये सूची तो हमने बता दिया कि ऐसे सूची में हम देखते हैं, लेकिन फलित कैसे करते हैं यह और महत्वपूर्ण है। फलित में जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी जो हुए, वहां से गिनती आरंभ होती है। और वहां से पहला जो ग्रह बना वह मिश्रित फल देते हैं, शुभ और अशुभ दोनों देते हैं। और वहां से तीसरा, 5वां और 7वां जो ग्रह बने, वे पीड़ादायक, बाधक और यहां तक कि अति पीड़ादायक भी होते हैं। 7वां विशेषकर अति पीड़ादायक होते हैं, इनका नाम ही है धन्य। तीसरा विपत, और उसके बाद प्रत्यय। तो इस प्रकार से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र जब फिर आपका गोचर में मिले या कोई दशा महादशा में मिले, तो आप सावधान रहें। उस अवधि में मानसिक रूप से अगर यदि आप व्यक्ति सावधान रहता है, तो किसी पीड़ा का जो फल होता है
वो सहनीय हो जाता है। तो इस तरह से हम नौ तारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं कि कौन सी अवधि मेरे लिए खराब है, किस जातक से संबंध मेरा उतना अच्छा नहीं बन सकता, चाहे घर का ही क्यों न हो। यह हम नौ तारा चक्र से देख सकते हैं। तो आज का दिन का देखते हैं, चंद्रमा का गोचर 4:18 तक वे अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में अपने गोचर कर रहे हैं, और रोहिणी हस्ता श्रवणा नक्षत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली रोहिणी है। तो चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और विभिन्न जातकों के लिए उस 4:18 के बाद वे आर्द्रा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र होगा। तो इन दो नक्षत्रों में विभिन्न नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए कैसा फल होगा। तो यदि हम ये देखें कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जन्मे, उनके स्वामी सूर्य बनते हैं। और यहां पर 4:18 तक सूर्य में जन्मे जातक के लिए जो चंद्रमा का गोचर है संपत देने वाला है। वहीं तत्पश्चात 4:18 के बाद विपत देने वाला। तो यदि व्यक्ति सावधान रहे, खास करके गाड़ी चलाते हुए, खर्च करते हुए, आदि आदि समस्याओं से में आदि आदि जो दैनिक जीवन है, तो जो समस्याएं हैं वो टल सकती है। तो इस तरह से हम ये यह देखते हैं कि किस नक्षत्र में मेरा हमारा क्या फल होने वाला है, और उसी के अनुसार हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं, और कर्म भी उसी के अनुसार करते हैं। यदि समय खराब है तो हम जो वाहन चलाते हैं या थोड़ा सावधान रहते हैं, तो चोट लगनी होती है तो लग सकती है, लेकिन उसका जो चोट का जो इंटेंसिटी होगा वह थोड़ा अति कम, ज्यादा कम होगा, क्योंकि हम मानसिक रूप से सचेत हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पर या ताराबल, जिसे चूंकि गोचर में हम जब नवतारा चक्र को लेकर आते हैं तो इसे ताराबलम कहा जाता है। और नौ तारा चक्र ऐसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए, कि किसी भी जातक का लंबी अवधि का प्रयोग, जीवन कैसा होगा, आदि आदि से महादशा का फल कैसा होगा, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए नवतारा चक्र पद्धति अति उत्तम पद्धति है। वीडियो को जरूर देखें, ज्ञानवर्धक आपके लिए है और अति उपयोगी है। तो हम चलते हैं अब अगली प्रस्तुति में। जो चंद्रमा जिस राशि में है आपके जन्म कुंडली में, और जिस राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं, उससे कैसा संबंध बन रहा है, और क्या संकेत मिलकर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली प्रस्तुति, जो कि तीसरी प्रस्तुति है। स्वागत है आपका तीसरे भाग। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, और इसके बाद ये रात्रि के 3:15 के पश्चात वे मिथुन राशि में चले जाएंगे। यानी कल जो प्रातः होगा, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा। इसलिए जो फलित है आज के दिन के बारे में, चंद्र राशि के अनुसार आपका अपना चंद्र राशि जरूर देखें। इसके अनुसार यदि कहें तो दो भागों में है। 3:15 तक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि के लिए दिन उत्तमता के संकेत आ रहे हैं। वहीं तत्पश्चात मेष, मिथुन
सिंह, कन्या, धनु और मकर के लिए शुभता के संकेत लेकर आ रहे हैं। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, अच्छे संकेत नहीं है। तो यह रहा हमारा दैनिक पंचांग के तीसरे भाग की प्रस्तुति। हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं, जो चौघड़िया जो मुहूर्त पर बात करता है, और वह है एक अवधि, निश्चित अवधि चौघड़िया मुहूर्त का। अभी तक हम दिन की बात कर रहे थे, तो चौघड़िया मुहूर्त में आपका स्वागत है। यह एक शुभ और अशुभ काल दिखाता है, कौन सा शुभ और अशुभ समय है उसे यह प्रदर्शित करता है, और किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे कोई दीर्घ फल देने वाला हो, और यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। और इसकी उपयोगिता, क्योंकि यह अवधि बताता है निश्चित कार्य करने के लिए शुभ और अशुभ अवधि कौन से हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने दो भागों में दो अलग अलग प्रस्तुति डाला है। एक हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, और अहिंदी भाषी में के लोगों के लिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, ये अलग प्रस्तुति दोनों डाला है। आप इसे जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। इट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो संक्षेप में बता दें कि कुल सप्ताह के 7 दिन होते हैं, लेकिन 8 प्रहर होते हैं, इसलिए सप्ताह के सातों 7 चौघड़िया दिन के अनुसार 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया जो है पहली चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है। तो 7 चौघड़िया सप्ताह के 7 दिनों से संबंध, और सातों दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह बनते हैं। साथ ही साथ सभी सातों ग्रह को अलग अलग कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए, विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। और चौघड़िया का इसलिए जब भी हमें उससे संबंध, उस खास कार्य से संबंध हमें कार्य करने हो, तो हम उसे उसी चौघड़िया में करें तो उत्तमता ज्यादा होती है, शुभता ज्यादा होती है। किंतु चौघड़िया का उपयोग करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम चौघड़िया मुहूर्त जब भी देखें तो दिन का चौघड़िया जो होता है काल बेला, राहु काल और बार बेला से ग्रसित होता है। रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, तो इस चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए। आज का चौघड़िया देखते हैं कि दिन चूंकि बुधवार का है, बुधवार बुध से संबंधित है, ज्ञान अर्जन से संबंधित है, इसलिए लाभ चौघड़िया से आरंभ होता है जिसका ज्ञान अर्जन से संबंध है। उसके बाद अमृत चौघड़िया है जो सोमवार से संबंध है इसका, और ये सभी कार्यों के लिए उत्तम है। काल चौघड़िया शनि से संबंध है और दैनिक वृत्ति के लिए उत्तम है। शुभ चौघड़िया विवाह आदि कार्य करने के लिए, शुभ काम करने के लिए उत्तम है। रोग चौघड़िया दुश्मनों को परास्त करने के लिए, उद्वेग चौघड़िया सरकारी कार्य उसके लिए, और चर चौघड़िया सामान्य होते हैं, और यह वैभव, कंफर्ट, वाहन, भवन आदि से संबंधित। तो ये रहे सातों चौघड़िया का परिचय। और आज का चौघड़िया हम बताते चले कि आज का चौघड़िया दिन चूंकि बुधवार है, लाभ चौघड़िया से शुरू हो रहा है और लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और दिन का चौघड़िया प्रातः 8:30 से 10:09 तक काल बेला से ग्रसित है, और 11:47 से 1:25 तक रोग चौघड़िया से
ग्रसित है। वही रात्रि का चौघड़िया 2:30 भोर में, सुबह में से, या कहें देर रात्रि 2:30 से 3:51 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। इसे चौघड़िया ज्योतिष का दैनिक जीवन में उपयोग करें, आपके लिए श्रेयस्कर होगा, यही मेरी अनुशंसा है, कामना है। अब हम ले चलते हैं आपको दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। हम यह प्रतिदिन जिक्र करते आए हैं कि अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र, अंक जो है हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और इसी को हम अंक ज्योतिष के अनुसार निकालते हैं। शुभता कैसी है, कब संभावना है शुभता आने का, या विभिन्न मूलांक वाले लोगों से कैसा संबंध होगा, साथ ही साथ अन्य घटनाएं कब घटित होंगी। अंक ज्योतिष में एकल अंक में 1 से 9 तक ही अंक का प्रयोग होता है। शून्य चूंकि अनंत को का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया जाता है, इसे गणना में नहीं ली जाती। और जन्म तिथि का जो योग है, जन्म तिथि का पूरा, जन्म तिथि माह वर्ष का पूरा योग कर दिए, अगर अंक एकल अंक में बना दिए तो वह भाग्यांक हो गया, और केवल जन्म तिथि का योग कर एकल अंक बनाए तो वह मूलांक होता है। यही मूलांक और भाग्यांक पर पूरी जिंदगी चलती है, और पूरे देश विदेश में इसी का प्रयोग होकर यह उपयोगी होता है, प्रयोग कर लोग उपयोगी बनाते हैं। यदि एकल अंक, कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जन्म तिथि हो या कोई ऐसा अंक हो जिसमें एक अंक से ज्यादा अंक हैं, तो वैसी स्थिति में जो अंक प्रयुक्त हुए हैं उनको योग कर एकल अंक बनाया जाता है, और फिर विवेचना की जाती है। यदि कोई अक्षर है, शब्द है, जो अक्षरों का समूह है, तो उन अक्षरों का अंकीय मूल्य में परिवर्तन कर हम एकल अंक बनाते हैं, और तब मूलांक और भाग्यांक से संबंध जोड़कर विवेचना करते हैं, फलित करते हैं। तो आज का दिन 30 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, और 30 का योग करते हैं तो मूलांक 3 बनता है, और 30, 4 और 25 का योग करते हैं तो भाग्यांक 7 बनता है। 3 और 7 का संबंध तटस्थता का है, तो ठीक है, लाभ हानि ज्यादा नहीं है, लेकिन 3, 7 का अगर किसी जातक का संबंध आपस में होता है, मूलांक भाग्यांक, तो उससे कुछ ऐसे अंकों की व्यवस्था करनी पड़ती है जो उनके 3 और 7 के पोटेंशियल को बढ़ाए। तो हम देखते हैं कि विभिन्न मूलांक वाले लोगों से के साथ आज कैसा संबंध रहेगा। जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, एक मूलांक है उनका सूर्यदेव जिनके स्वामी हैं, तटस्थ, 1-7 का संबंध तटस्थता का है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर है। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष से संबंध है एक मूलांक वाले, तो उनके लिए ज्यादा शुभता के संकेत हो सकते हैं। 2 मूलांक वाले, 2-11-20-29 जन्म होता है किसी का, चंद्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 2 और 7 का संबंध तटस्थता का है, 30% सफलता का की संभावना है। और इंट्यूशन पावर इनके अधिक अगर होते हैं तो इनके लिए और लाभदायक होता है, और इनके जो दर है सक्सेस रेट वो बढ़ सकते हैं। 3 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 3/21-30 को हुआ होता है, बुध देव इनके बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं,
3-7 का संबंध शत्रुता का होता है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 80 यदि शिक्षा में इन्वॉल्व व्यक्ति जातक में है या कोचिंग का काम करता है तो उसलिए इसके लिए और लाभदायक हो सकते हैं। 4 मूलांक वाले 4-13-22-31 जिनका जन्म है, राहु काल जिनका राहु देव जिनके जन्म ये है स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और यह अकल्ट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक, 5 मूलांक होता है इनका, बुध देव इनके स्वामी होते हैं, दिन अच्छा होने की संभावना है और तटस्थ रहते। 5 और 7 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और अकल्ट के लिए साथ ही साथ हाई एजुकेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद। 5-14-23 तारीख जिनका जन्म है, बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 5-7 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और अकल्ट के लिए उत्तम है और उसमें सफलता का दर बढ़ सकता है। शुक्रदेव स्वामी बनते हैं 6-15-24 के मूलांक वालों के लिए, 6 मूलांक होता है इनका, उत्तमता उत्तम संकेत मिल रहे हैं, मित्र आपस में है, 5-7 का संबंध मित्रता का है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और यह स्पोर्ट्स आदि के लिए बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 6-15-24 जिनके जन्मतिथि होते हैं, किसी माह का 6 मूलांक होता है, मित्र मित्रवत है 6-7 आपस में। और यह स्पोर्ट्स आदि के लिए बहुत शुभ है। खास करके जो पैरों से स्पोर्ट्स खेले जाए उनके लिए शुभता बढ़ सकते हैं। 7 और 7 का संबंध, 7 मूलांक केतु का है, 7 दिन का भी है केतु, दोनों आपस में तटस्थता का संबंध है, 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होगा, मैरिज आदि में समस्या आएगी। और चरित्र पे इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 8 मूलांक वाले 8-17-26 तारीख जिनका जन्म है, 8 शनिदेव, 8 के स्वामी शनिदेव बनते हैं, दिन उत्तमता की ओर संकेत करते हैं, दिन इनके उत्तम होंगे। मित्र संबंध है 8 और 7 का, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर है। और ये ऑकल्ट के लिए बहुत ही शुभ है। यदि ऑकल्ट में व्यक्ति है तो उनके लिए सफलता का दर जो है वो बढ़ सकता है। 9 मूलांक वाले 9-18-27 तारीख जिनका जन्म है, दिन उतने अच्छे नहीं होने की संभावना है, सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9 और 7 का संबंध अति शत्रुता का है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर है। और यदि यह ऑकल्ट में जाते हैं तो उनके लिए शुभता का संकेत। तो यदि ऑकल्ट में से संबंध है तो इनके लिए शुभता का संकेत है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5 भागों की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः बता दें कि डेटा जो भी लिए गए त्रिक पंचांग से लिए गए,
छवि गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि आप हमारे पहली बार दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और यदि आप पूर्ववत सम्मानीय हमारे दर्शकों में से एक हैं, तो कृपया मां शारदे, बुद्धदेव तथा गणेश की कृपा से ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि आपके लिए ही नहीं, आपके मित्र परिजन और शुभेच्छुगण के लिए यह प्रस्तुति लाभदायक हो और उनके जीवन में शुभता ज्यादा हो सके, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। और अंत में हमारी त्रुटियों को बताना आपके लिए एक उत्तम कार्य है। हमारे लिए धर्म है कि आपका आपसे अनुरोध करें कि हमें निखारने के लिए हमारी प्रस्तुति को आप अपना सुझाव जरूर जरूर दें, कमियों को उजागर करें, साथ ही साथ मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें पोस्ट को। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। गणेश, बुद्धदेव तथा मां शारदे की असीम कृपा पर बनी रहे और दिन आपका उत्तमता से भरपूर हो। यही शब्दों के साथ हम आपसे कल तक के लिए विदा कर लेते हैं। आप अपना ख्याल रखें। जय मां शारदा।